हेलो हेलो हेलो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो माय नेम इज विवेक मौर्य एंड आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करा था और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, कैसे ये जनरेट होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले, ठीक है, हमारी जो आज की पहली टॉपिक रहेगी उस टॉपिक का नाम है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये हमारी पहली टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि ये होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था, उसमें आपने करंट निकाला था, है ना। तो उसमें जब करंट निकाला गया था तो उसके बाद वाली चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस करा था कि या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये जानते हो। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये बेसिकली हम लोग को पहले पता है और ये चीज ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव भी करी थी कि जब कोई वायर वगैरह में करंट फ्लो करता है तो उसमें अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसको कंपास से उन्होंने चेक करके डिफ्लेक्शंस वगैरह नाप के उन्होंने ये सबको प्रूव करा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में गए तो हम लोग को ये पता चला, फैराडे नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के पास में प्रेजेंट रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाते हैं तो अपने आसपास के एरिया में या फिर जो भी वायर होता है, जो भी कंडक्टर बॉडी उसमें मूव कर रही होती है, उसमें करंट जनरेट करवाया जाता है, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। अभी डिस्कस करना है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम लोग एक डिजाइन करेंगे आरसी सर्किट। ठीक है, इसके लिए बेसिकली यूज करेंगे कोई सा भी आप सर्किट रैंडमली यूज कर सकते हो। तो हम लोग एक आरसी सर्किट यूज करते हैं और आरसी सर्किट में तो आपको पता ही है, एक आर रहेगा और एक सी रहेगा, है ना। आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और सी का मतलब भी आप जानते ही हो, सी का मतलब होता है कैपेसिटर। दिस इज द वोल्टेज एंड इसको किसी सर्किट कुंजी से जोड़ देंगे। चलो, ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास में एक कैपेसिटर है। ठीक है, जब हमारे पास में नॉर्मली एक सर्किट होती है, ये आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट का मतलब होता है उसमें आपके पास में रेजिस्टेंस रहेगा और करंट रहेगा। ठीक है, इस आरसी सर्किट की अगर हम लोग जो हमारे पास में स्विच है इसको हम ऑन कर दें, अगर हम इसके स्विच को ऑन कर दें तो स्विच को जैसे ही ऑन करोगे तो बैटरी जो है आपके पास में, जो जिसका वोल्टेज है भी हमने लिया है, ये बैटरी बेसिकली क्या करेगा, इसमें से करंट जनरेट होना स्टार्ट करेगा, फिर इसमें से करंट निकलना स्टार्ट करेंगे, फिर चार्जेस निकलने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बैटरी क्या करेगी, बेसिकली एक करंट जनरेट करवाएगा जो कि आपके रेजिस्टेंस से होते हुए आपके कैपेसिटर तक पहुंचेगा। ये सी का मतलब होता है कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, तो जैसे ये करंट इस कैपेसिटर के पास पहुंचेगा तो कैपेसिटर में क्या होगा कि एक प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और एक प्लेट के पास में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये हर एक कैपेसिटर में होता है कि कैपेसिटर के पास में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे उसको बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, इतना तो सबको पता है, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात ये आती है, जब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करना होता है तो इन सब चीजों के बाद जब ये पता चल गया कि जैसे ही बैटरी से करंट जाएगा तो इसके अंदर एक करंट चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, ये सबको पता था। तो एक चीज जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई टाइम वेरिंग फंक्शन होता है तो वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये बात तो हमने पढ़ी थी कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस लाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है।
ठीक है, ये भी हम लोग बेसिकली जानते हैं, ये होता भी है। तो इसी बात को इसमें प्रूव कराया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसी बात को चेक करा जाता है, क्या ऐसा इस केस में पॉसिबल है। ये बात जो है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंजेस लाते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसी को जब चेक करा गया, तो चेक करने के लिए बेसिकली क्या करा गया कि इसके पास में कंपास लेके गए, ठीक है, इसके पास में कंपास लेके गए। तो जैसे इस वायर में तो करंट फ्लो ही कर रहा था, तो इसके पास में एक कंपास लेके गए। तो कंपास में जानते हो ये एक मैग्नेटिक नीडल है ना, नीडल आपका ऐसा दिखता है। तो जैसे ही कंपास को आप इसके पास में लेके जाओगे, तो ये नीडल में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो नीडल में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आया, और इसको इस नीडल को जब इधर लेके गए इस वायर के पास में, तब भी ये चेक करा गया कि हाँ इस नीडल में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आ ही रहा है। मतलब जब जब इस नीडल को या फिर मैग्नेटिक कह सकते हो कंपास को, ठीक है, इस वायर के पास में कहीं कहीं पे लेके जाते थे, ठीक है, वायर के पास में कहीं पे भी लेके जाते थे, तो उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। तो इससे ये बात तो पता चली जाती थी कि हाँ करंट अगर फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तभी जाके कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। तो इससे ये तो पता चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये तो पता चल रहा था। और इस चीज को अच्छे से प्रूव करा था एम्पियर सर्किट लॉ ने। अगर आपको याद हो एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, तो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करा था और एक लॉ दिया था, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ ने, मतलब एम्पियर ने एक लॉ दिया था जिसको एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं, और उसका फॉर्मूला था क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला था उनका, और तब के लिए था जब आपके पास में इधर कोई क्लोज लूप बनाया जाए और इस लूप में पूछा जाए कि अगर इस पॉइंट पे एक लूप बना दिया जाए तो क्या इस लूप में कोई करंट जा रहा है, तो इधर से करंट जाएगा, हाँ जा रहा है करंट, और एक करंट अगर जाएगा तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा उसकी वैल्यू उन्होंने ये निकाल के बताई थी एम्पियर ने, इसको अच्छे से डिफाइन करा था, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म थी कि जब भी कोई करंट इस तार में फ्लो करवा रहे थे और कोई लूप वगैरह बना के उसके पास में कंपास लाके चेक कर रहे थे, तो ये पता चल रहा था कि इस वाली करंट की वजह से, जिसको बेसिकली कहा जाता है कंडक्टेंस करंट या फिर कंडक्टर करंट कहा जाता है, ठीक है, कंडक्टेंस करंट कहा जाता है, ठीक है, इस आई को कहा जाता है, इसको बेसिकली आईसी भी करके लिखा जाता है, कंडक्टेंस करंट भी कहा जाता है, कंडक्टेंस करंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो आई हम लोग पहले यूज कर रहे हैं ये वाला, इसको कंडक्टेंस करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल रहा था भैया, हाँ ये बात तो सही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब जब इस वायर के पास में लेके जाके कंपास को ऐसे एम्पियर सर्किट लॉ को लगा के यूज कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर एक काम और कराया गया, इस नीडल को इस कैपेसिटर के बीच में लेके गए, ठीक है, इस नीडल को जब कैपेसिटर के बीच में लेके गए तब भी इनको डिफ्लेक्शन तो देखने को मिला था। डिफ्लेक्शन तब भी हुआ जब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस कंपास को लेके जाया गया और उधर पे एक सर्किट बनाया गया, ठीक है, तो देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट तो तब भी हो रहा है, मतलब उधर एक सर्किट बनाया गया जिसमें करंट तो पता नहीं था, एक सर्किट बनाया गया, तो सर्किट के हिसाब से पता तो चल रहा था कि हाँ भैया उधर भी डिफ्लेक्शन तो आया है। मतलब इधर जब कंपास को रखा गया इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो पता चल रहा था कि हाँ इस मैग्नेटिक नीडल जो थी वो तो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इस बात से भी पता चल रहा था कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी तो जाके डिफ्लेक्शन आएगा। और कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर ध्यान दो तो कैपेसिटर का जो प्लेट होता है अंदर से खाली होता है, और कैपेसिटर का प्लेट अगर अंदर से खाली है तो करंट जाएगा कैसे, हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं करंट, क्योंकि करंट को अगर इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना है तो इसको किसी वायर से अटैच करना पड़ता है, तो फिलहाल तो ये किसी वायर से अटैच तो है नहीं, तो करंट अगर इस पार जा नहीं रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रिएट हुई है, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कैसे कर रहा है। तो ये बात तो फिर तब ये बताना पड़ गया कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है या फिर जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन किस आधार पर शो कर रहा है, कि फिलहाल तो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगा या तो उधर पहले से कोई मैग्नेट प्रेजेंट हो, तो पहले से तो कोई मैग्नेट प्रेजेंट है नहीं क्योंकि आपका कैपेसिटर की प्लेट है और कैपेसिटर की प्लेट अंदर से खाली है, और जब अंदर से खाली हो, जब करंट भी नहीं जा रहा है, करंट तो उचक के जाएगा नहीं इधर से क्योंकि किसी वायर से भी नहीं जोड़ा गया, और अंदर से खाली है तो ना तो करंट जा रहा है ना तो कोई मैग्नेट पहले से प्रेजेंट है, फिर भी मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब कि कोई ना कोई तो मैग्नेटिक
फील्ड तो जरूर है, या तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, या फिर अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हो और चेक करते हो कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर ये डिफ्लेक्शन कैसे शो कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस टाइम पे अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हो तो फिर करंट तो जा ही नहीं रहा है। जैसे सीधे सीधे पता चल रहा है कि करंट तो जा नहीं रहा है, तो करंट की वैल्यू जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है। और जब करंट नहीं जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो बात ये आती है कि डिफ्लेक्शन शो कैसे हो रहा है। तो इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन आ कैसे रहा है, तो जो एम तो मार्केट में फिर ये हवा उड़ने लगी कि एम्पियर ने जो लॉ बताया वो गलत है। ठीक है, मतलब जब ये पता चला कि करंट जा नहीं रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है फिर भी डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और इसको इसी का मतलब इसका कोई कंक्लूजन कोई दे नहीं पा रहा था उस टाइम पे, तो मार्केट में ये हवा चलने लगी कि एम्पियर ने जो लॉ बताया वो तो अब काम नहीं कर रहा है। तो एम्पियर भाई साहब बैठ के सोच रहे कि अब क्या करें, है ना, क्योंकि हमने जो लॉ बताया था अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमने यूज करना चाहा तब तो नहीं आ रहा है। तो इस पूरे फील्ड में ना एक बंदा ऐसा बैठा था जो सब कुछ देख रहा था। इस पूरे मार्केट में एक बंदा ऐसा था जो सब कुछ देख रहा था, और देखते देखते उठ के बोला रुको रुको मैं हूँ, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। उस बंदे का नाम बताओ तो उसका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, मतलब मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट थे, बहुत सारे यूजफुल लॉज वगैरह दिए थे उन्होंने, है ना। इधर भी दिया था उन्होंने मैग्नेट्स वाले में भी, और जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ोगे ना तो डुअल नेचर पे भी उन्होंने अपना कुछ लॉ वगैरह दिया था। ठीक है, वो तो बाद में बेसिकली पढ़ना ही है। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिर उन्होंने आवाज उठाई कि रुको रुको रुको, मैं बताएगा कि क्या हो रहा है ऐसा, कि किस वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि ठीक है, एम्पियर ने जो बताया वो तो सब कुछ सही था कि बी डॉट डी एल जो था म्यू नॉट आई के बराबर है, कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने करेक्शन करा और क्या बोला कि सपोज करो कि इधर पे एक इमेजिनरी करंट चल रहा है। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोला कि इधर मान के चलो एक इमेजिनरी करंट है, और उस इमेजिनरी करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड उधर क्रिएट हुई है उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्रिएट हुई है, जो कि उसको मैक्सवेल ने इमेजिनरी करंट बोल दिया। ठीक है, कि सपोज कर लो कि इधर पे भी एक ऐसा करंट है जिसको उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको दिखाया जाता है आईडी से। उस डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने आईडी नाम दे दिया कि आईडी से आप दिखाओगे डिस्प्लेसमेंट करंट को, और वो एक ऐसा इमेजिनरी करंट है जो दिख नहीं रहा है, और उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल अपना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और इन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इस करंट को चेंज करके आई सी प्लस आई डी कर दिया। ठीक है, जो करंट हम पहले भेज रहे थे, कंडक्टेंस वाली करंट जो जा रही थी, उसको चेंज करके हमने आईसी प्लस आईडी कर दिया। मतलब कि अगर बाहर वाली सर्किट पे निकालोगे तो आईडी की वैल्यू जीरो कर लेना एम्पियर सर्किट को अप्लाई करके, और अगर अंदर की सर्किट पे निकालोगे तो आईसी की वैल्यू जीरो करके आईडी लगा के सर्किट को कंप्लीट करके अपना एम्पियर सर्किट को लगा के यूज कर लेना। मैक्सवेल ने ये बोल दिया, और इसको ये वैलिड पॉइंट भी था और इसको मानना पड़ा सबको। ठीक है, और इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में आया कैसे, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था किस वजह से शो कर रहा था, तो मैक्सवेल ने बोला कि उधर एक इमेजिनरी करंट है जिसको मैं नाम देता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके डिस्प्लेसमेंट करंट की कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका जनरेट हुआ था, मैक्सवेल ने बताया था उसको। ठीक है, और उसको आईडी से शो करा जाता है, और उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ में ये थोड़ा सा करेक्शन भी करवा दिया। ठीक है, कि आईसी प्लस आईडी कर लेना, तुम्हारा सर्किट लॉ सही हो जाएगा, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब चलो आगे डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मैक्सवेल ने जो इसका फॉर्मूला बताया था वो बेसिकली था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, मैक्सवेल का ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था उसका नाम है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी करके। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो बेसिकली ये फॉर्मूला आता कैसे, तो मैंने अभी तक जो जो कुछ बोला है ना उन सबको लिख लिख के एक एक पॉइंट्स का डेरिवेशंस करोगे तब जाके ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो आपके सिलेबस में डेरिवेशंस नहीं है, इस चैप्टर में डेरिवेशंस नहीं है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, थियरी पढ़नी है। तो इतना याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई
dt करके, ठीक है। आगे अब ये हो गया। अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सवेल ने अच्छा ये पता है, ये करने के बाद मैक्सवेल ने और भी जो लॉज दिए गए थे ना, बहुत सारे हमारे फिजिक्स में बहुत सारे लॉ दिए गए हैं। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं ना गॉस लॉ, फिर गॉस का मैग्नेटिज्म में एक लॉ पढ़ते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का लॉ पढ़े थे, तो उन सब में भी बहुत सारे करेक्शंस करे थे मैक्सवेल ने, ठीक है। तो उस हिसाब से मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस दिए थे जो आपके सिलेबस में और आपको पढ़ना है। तो मैक्सवेल के अगर उन चारों इक्वेशंस की बात कर ली जाए कि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के अलावा और कौन कौन से इक्वेशंस दिए हैं, तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस कौन कौन से हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उनका नाम है, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो आप एक तो इक्वेशन यहीं से बना सकते हो, b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई आई सी प्लस आई डी करके, ठीक है, यहीं से क्रिएट कर सकते हो। अगला जो इनका इक्वेशन था, उसमें एक इक्वेशन था ये वाला जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू नॉट आई डिवाइड बाई अपसाइलन नॉट। हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बेसिकली हम लोग गॉस लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली गॉस लॉ भी कहते हैं। तो मैक्सवेल का ये एक इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट क्यू आई मतलब इनसाइड होता है, इसको एक ऐसे भी फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ई डॉट डी ए ऐसे भी लिखा जाता है इसको, है ना। तो इस ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली गॉस लॉ का भी होता है और इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा था, तो इसलिए इसको मैक्सवेल इक्वेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैक्सवेल की बेसिकली 4 इक्वेशन पढ़ने, जिसमें फर्स्ट ये होता है, सेकेंड होता है एक और इक्वेशन बी डॉट डी ए करके, ये मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे ना, मैग्नेट, ठीक है, मूविंग चार्जेस, तो उसमें आपको मिलेगा बी डॉट डी ए करके, उसकी वैल्यू होती है 0 एंड दिस इज गॉस लॉ, इसको भी गॉस लॉ ही कहते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ का ये एक फॉर्मूला होता है जो भी तो आपके सिलेबस में नहीं कट गया है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सवेल का एक इक्वेशन है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 एंड एक और इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है जिसमें से थर्ड इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है, जो फैराडे लॉ हमने पढ़ा था, फैराडे लॉ में क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू ई एम एफ, हमने वोल्टेज निकाला था ना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी करके, हमने ये पढ़ा था। और इसको इस फॉर्म में भी इन्होंने रिप्रेजेंट करा था, इन्होंने क्या करा था, इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया ई डॉट डी एल करके, ठीक है। इसको कहा जाता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में आपने ये पढ़ा था ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी करके, ये पढ़ा था। और इन्होंने करेक्शन क्या करा, ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल ऐड कर दिया उसमें, तो इसलिए इसको बोला था मैक्सवेल इक्वेशन। अब ई डॉट डी एल कैसे आपको पता है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है dv डिवाइड बाई डी आर करके, ये एक फॉर्मूला होता है माइनस का dv डिवाइड करके डी आर, ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है। वहीं से इसको मल्टीप्लाई करके इन्होंने एक रिलेशन निकाल दिया ई डॉट डी एल करके, तो बना दिया उन्होंने उसको मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। एंड द फोर्थ ये है इसका एम्पियर सर्किट लॉ को मैक्सवेल का फोर्थ लॉ बोला जाता है, जिसमें बेसिकली पढ़ा जाता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, जिसमें आई सी को ये वाली फर्स्ट करंट कही जाती है जिसको कंडक्टेंस करंट भी कहते हैं, एंड आई डी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है, ठीक है। आई डी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है और उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी करके। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ था और मैक्सवेल के इक्वेशंस आए थे उस टाइम पे, ठीक है। इनको नोट कर लेना, ठीक है, इनको नोट कर लो। तो फिर आगे हम लोग कुछ चीजें हैं जैसे इक्वेशंस वगैरह हैं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, तो थोड़ा सा वेव के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया दे दूं, उनका इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, उनका फिगर्स कैसे जनरेट होता है, तो कुछ उसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो इनको नोट करो फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इनको नोट कर लेना आप लोग। चलो अगली जो टॉपिक है हमारी, उस अगली टॉपिक का नाम है इक्वेशन टाइम वेरिंग इक्वेशन, ऐसे लिखना, टाइम वेरिंग इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। टाइम वेरिंग इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टाइम इक्वेशंस, टाइम वेरिंग इक्वेशंस कौन कौन से उसमें इक्वेशंस आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अब इक्वेशंस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा वेव के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि वेव क्या होती है, ठीक है।
तो वेव के बारे में जनरली आपको पता है कि एक वेव जो होती है बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होता है आपके पास में नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव जो होता है दो टाइप्स का होता है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव में आप वो उन वेव्स को पढ़ते हो जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर करता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में आपको मीडियम रिक्वायर करता है कि ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर करेगा उनको बोलोगे आप मैकेनिकल वेव। और जिन वेव्स को चलने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं करते, जैसे मीडियम रिक्वायर नहीं करेगा, मीडियम डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, जिन वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है उनको बोला जाता है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, जिसमें आपको बेसिकली जानना होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। एक वेव होता है ट्रांसवर्स वेव और एक वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको डिस्कस करना है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा हल्का दोनों से आइडिया ले लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि देखो पहली बात कि इन दोनों वेव्स को चलने के लिए, ये तो आपको नहीं पढ़ना, ये तो 11th क्लास का था पोर्शन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि ऐसी वेव, ठीक है, जिसके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरेशन नहीं होगी, और लॉन्गिट्यूडनल में भी आपको मीडियम का रिक्वायरेशन नहीं रहता है। और इनकी वेव्स कैसे चलती हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स, ठीक है, वो किस तरीके से चलेंगे, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर चलते हैं। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ना परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं। पार्टिकल्स का अगर ऐसे कहा जाए कि प्रोपागेशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रोपागेशन ऑफ पार्टिकल्स इन ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स की अगर पार्टिकल्स की बात करें वो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे ऊपर नीचे वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की पार्टिकल्स का प्रोपागेशन पूछा जाए वो इस तरीके से मूव करते हैं, सीधे सीधे ऐसे सामने से आते जाते रहेंगे, ऐसे सीधे सीधे आते जाते रहेंगे। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे आते जाते रहेंगे, पर ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उनके पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बात हो रही है, वेव की बात नहीं हो रही है, ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो उनके पार्टिकल्स प्रोपागेट किस तरीके से करते हैं, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल सीधे सीधे। इनके वेव का मोशन कैसा होता है, मतलब इनका वेव कैसा चलता है, तो ट्रांसवर्स वेव का मोशन अगर पूछा जाए तो ट्रांसवर्स वेव का मोशन ऐसे आगे की तरफ होता है, मतलब पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं और वेव आगे की तरफ बढ़ती है। पार्टिकल्स ऊपर नीचे, वेव आगे, मतलब ऐसे 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 बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करी जाए तो इनका अगर मोशन पूछा जाएगा, वेव मोशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर मोशन की बात करी जाए वो भी ऐसे सामने की तरफ चलते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स का प्रोपागेशन ऐसे सामने की तरफ है और पार्टिकल्स भी आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब आगे की तरफ कंपन करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, और इनके पार्टिकल्स ऊपर मतलब परपेंडिकुलर साइड में ऊपर नीचे ऐसे प्रोपागेट करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे, मतलब ऊपर नीचे प्रोपागेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में ये आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं उनकी चलने के लिए मीडियम से रिक्वायर नहीं करता, उनके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब इनके पार्टिकल्स का अगर आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, तो अगर ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनाना हो, ट्रांसवर्स वेव, तो किस तरीके से बनाओगे ट्रांसवर्स वेव को, लेट सपोज ये आपको वेव का ग्राफ बनाना है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है, कैसे चलेंगे ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स, तो इनके पार्टिकल्स जो है ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर प्रोपागेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर प्रोपागेट करने का मतलब हो गया ऐसे, वो ऐसे ऊपर की साइड में परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है, इस तरीके से पार्टिकल्स प्रोपागेट करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे, मतलब जब भी वो प्रोपागेट करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, और ऊपर नीचे परपेंडिकुलर प्रोपागेट करेंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आगे भी जाते रहेंगे और ऊपर नीचे प्रोपागेट करते रहेंगे। तो ऐसे वाले वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल बनाना है तो सिंपल ऐसे कर लो, ये आगे तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ में इनके पार्टिकल्स इस तरीके से प्रोपागेट करेंगे, इस तरीके से इनके पार्टिकल जब भी प्रोपागेट करेंगे तो इस तरीके से प्रोपागेट करेंगे, सामने 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 प्रोपागेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोपागेट करेंगे आगे, ऐसे प्रोपागेट करते आगे बढ़ेंगे, इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे प्रोपागेट करते हुए ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसवर्स वेव एंड आपका
लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें से आपके सिलेबस में ट्रांसवर्स वेव है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है एंड साथ साथ में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से इसमें बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, चलो लेट सपोज आपके पास में एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव जानते हो कैसे बनाना है, समझ गए हो? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये आपके पास में एक ट्रांसवर्स वेव है जिसके पार्टिकल्स इस तरीके से ऊपर नीचे प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपागेट ऊपर नीचे करने का मतलब ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई एक्सिस में प्रोपागेट कर रहे हैं मतलब वाई डायरेक्शन के अलोंग ही प्रोपागेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स अगर पूछा जाए तो किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग प्रोपागेट कर रहे हैं। और ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द इक्वेशन ए साइन ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है आपके ट्रांसवर्स वेव के लिए। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वेव ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, जिसमें y को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, y को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और कैसे पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में देखो ऊपर ऊपर मूव कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मतलब पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, उनको मतलब उसका प्रोपागेशन किस तरीके से होगा वो शो करेगा। ये वाली जगह पे जो भी पॉइंट होगा वो शो करेगा कि उसके एक्सिस के अलोंग पार्टिकल्स प्रोपागेट करेंगे। पहली चीज, ये जो ए होता है ये इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ए का सिंपली नाम होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब जानते हो, ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम कितना नीचे आएगा, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ में जो वेव हमने बनाई है, ये वेव मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा और मैक्सिमम कितना नीचे आएगा, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ साइन। एंड के जो होता है, के को कहा जाता है वेव नंबर। ठीक है, के को कहा जाता है वेव नंबर। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। इस वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, एंड लेमडा को कहा जाता है वेव लेंथ, लेमडा को वेव लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इनमें सिर्फ फॉर्मूला ही आपको पढ़ना है, बाकी इनका डेरिवेशंस वगैरह नहीं करना है, तो बच्चे। ठीक है, तो k को कहा जाता है वेव नंबर जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा, जिसमें लेमडा को कहा जाता है वेव लेंथ सिंपली। एक्स जो होता है वो ये चीज बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। एक्स बेसिकली आपको ये बताएगा वेव के चलने की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कि वेव आपका किस डायरेक्शन में चलने वाला है वो शो करने का तरीका एक्स का होता है। मतलब एक्स इस के का ऐसा फंक्शन है जो ये बताएगा कि ये जो आपका फंक्शन आपने चलाया है, जैसे एक्स लिखा गया है तो हमने फंक्शन को देखो एक्स की डायरेक्शन में मूव करवाया है ना। अब वो फंक्शन अगर ये वाई रहता तो ये एक्स नहीं लिखते, फिर हम मतलब इसको एक्स में नहीं बनाते, फिर हम लोग ऐसे वाई में इसको ऐसे ऐसे बनाते। ठीक है, तो ये जो एक्स वाला जगह है ना, ये शो करता है कि ये आपका फंक्शन जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा। तो एक्स बेसिकली पूछा जाए क्या शो करता है, तो प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वो एक्स शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, अगली चीज ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा आपका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। एंड इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई इंटू एफ आता है। मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो 2 पाई इंटू एफ आएगा, और टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखोगे तो 2 पाई बाई टी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपके ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ये होता है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, जिसमें a को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, y को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग जिस डायरेक्शन में वो होगा। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन में प्रोपागेट करें वो ये चीज शो करेगा, ये चीज शो करेगा वेव किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ठीक है, उसके बाद
के को कहा जाता है वेव नंबर, इसको सिंपली लिखा जाता है 2 पाई बाई लेमडा करके, एंड लेमडा जानते हो वेवलेंथ होता है बेसिकली। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी इंटू 2 या फिर 2 पाई एफ होता है। एंड टी जो होता है इस ओमेगा का टाइम पीरियड फंक्शन है, मतलब टाइम वेरिंग हमको इक्वेशन निकालनी थी ना, तो यही टी इसका चेंजिंग फंक्शन है। इस टी के अलोंग ये फंक्शंस आपके मतलब टाइम के अलोंग ये फंक्शंस चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो टाइम के हिसाब से वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगली चीज, एक चीज और आती है इसमें, वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए इस वेव मोशन की वेलोसिटी बता दो, मतलब ये अगर वेव मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है भैया, तो अगर इस प्लस माइनस के बारे में पूछा जाए तो अगर ये प्लस है, ठीक है, तो आपका जो वेव मोशन होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तो आपकी वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। माइनस एक्स डायरेक्शन का मतलब ये हमने इधर बनाया ना, तो इसका मतलब होता है प्लस एक्स। अगर ये वेव इधर मूव करेगी तो इसका मतलब होता है माइनस का एक्स। तो अगर माइनस डायरेक्शन रहेगा तो प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगी आपकी वेव, ठीक है। ये वैल्यू अगर माइनस में है तो आपकी वेव इस तरीके से बनेगी, प्लस एक्स में भागेगी। और ये वैल्यू अगर प्लस है तो आपकी वेव इधर न जाके इधर पीछे पीछे भागेगी, ठीक है, उसको माइनस में कहा जाता है। दूसरी चीज कि अगर इस वेव मोशन का आपको वेलोसिटी बताना हो जाए, अगर आपको इस वेव मोशन की वेलोसिटी बतानी हो जाए, वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन, वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन, इस वेव मोशन की आपको अगर वेलोसिटी बतानी हो जाए तो कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है सिंपली डिस्टेंस, या फिर वेलोसिटी नहीं, स्पीड कहा जाता है, स्पीड निकालना है आपको, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, चलो दूरी होते समय, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपके स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस, अब स्पीड निकालना है इसका, डिस्टेंस क्या होगा, ये कितना ये मूव करेगा, कितना दूर तक ये चलेगा, तो उसको आप लिखोगे डिस्टेंस, ठीक है। अब कितना दूर तक चलेगा तो उसकी वेव आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो उसको सिंपली डिस्टेंस को वेवलेंथ से डिसाइड करा जाता है। तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो लिखेंगे, उसका टाइम कितना होगा वो लिखेंगे, टाइम पीरियड। और उसके बाद आप उसकी स्पीड को या फिर उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको उसकी स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आप उसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे डिस्कस करें एक चीज और, इसमें चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसमें 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसमें अगर 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ना तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 2 पाई से मल्टीप्लाई करके क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो अगर इसको ऐसा चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी, एंड इसको ऐसा लिख लो लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, इस तरीके से। तो अगर इसको ऐसे लिखोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा गया। तो 2 पाई बाई टी देखो हमारा ये ओमेगा शो करता है, एंड लेमडा बाई 2 पाई हमारा क्या शो करता है, मतलब लेमडा बाई 2 पाई जो होता है वो बेसिकली के शो करता है। 2 पाई बाई लेमडा अगर होता तो के होता, तो लेमडा बाई 2 पाई मतलब 1 बाई के हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी हमारी आएगी, जो स्पीड आएगी, उसका फॉर्मूला बनेगा ओमेगा डिवाइड बाई के करके। तो इस तरीके से आप वेव मोशन, ये जो वेव आगे आपकी भाग रही है उसकी अगर वेलोसिटी निकालनी हो या फिर उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू के वी करके, ठीक है। तो ये होती है आपकी कुछ इक्वेशंस एंड फॉर्मूलेस, ठीक है। तो इनको नोट करिएगा। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये तो आपके टाइम वेरिएंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस हो गई। ये इक्वेशन होता है इस तरीके से, उसमें कुछ फॉर्मूलेज आपके पास में मिल गए। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिए, तो फिर आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। अगले जो हमारे टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दूं, तो जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, उसमें मैंने आपसे बोला था कि एक चीज याद रखना, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे होता है, वो अपने आसपास के एरिया में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, याद है।
जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे होता है तो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो उस टाइम पे वो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। एंड लास्ट आपको एक चीज बताया था मैंने कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है या फिर मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। क्या हो गया यार, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड मतलब डिफरेंट स्पीड से मूव करता है या फिर एक्सीलरेटेड फॉर्म कहते हैं उसको, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है तो वो उस टाइम पे अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। मैंने ये बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताई थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है या फिर एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है, वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, मतलब उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है, और मैंने वो तभी बोला था कि आपको एकदम लास्ट वाले चैप्टर में, फिजिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पूछा जाए कैसे जनरेट होता है, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मोशन में होता है या फिर एक्सीलरेशन फॉर्म में होता है तो आपका चार्ज पार्टिकल तो आपका उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। या फिर एक तरीका और है, जब कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से प्रोपागेट करता है, प्रोपागेट का मतलब ऐसे आगे पीछे मूव करता है, तो बात वही हो जाएगी कि वेरिएबल स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो याद रखना चार्ज पार्टिकल अगर आपका वेरिएबल स्पीड से मोशन में रहेगा या फिर एक्सीलरेशन फॉर्म रहेगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। दूसरी बात इसके बारे में कहा जाए कि चार्ज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज एन ट्रांसवर्स वेव, इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, ये एक ऐसा ट्रांसवर्स वेव होता है। अब ट्रांसवर्स वेव का मतलब जानते हो कि जिसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका ट्रांसवर्स वेव होता है which have not require any medium to propagate, to ट्रेवलिंग या फॉर ट्रेवलिंग कर सकते हो, फॉर ट्रेवलिंग या प्रोपागेट कह लो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो एक ऐसा वेव होता है जो कि ट्रांसवर्स वेव होता है, जिसके चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरेशन नहीं होती है। मतलब तो क्या बिना मीडियम का चलेगा? तो बात ये होती है कि ये एक ऐसी वेव होती है ना, चाहे मीडियम रहे चाहे मीडियम ना रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझको जाना है तो जाना है बस। इसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, किसी को रोकना है तो रोकना है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है चाहे मीडियम रहे या ना रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चल रहा है चलते जाएगा। ठीक है, अगली इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करा जाए। फर्स्टली तो इधर हो गया था, ये सेकंड पॉइंट है, और इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है कब बनती है, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये दोनों जब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ में ना परपेंडिकुलर होते हैं तो कहा जाता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन,
और ये वेव मोशन के भी प्रोपागेशन में प्रोपागेशन ऑफ वेव मोशन जो होता है उनके साथ में भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। पहली बात। दूसरी, ये प्रोपागेशन ऑफ वेव मोशन, प्रोपागेशन ऑफ वेव मोशन का मतलब वेलोसिटी से होता है कि जो वेलोसिटी से मूव करेगी आपकी वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। मतलब जब इसको आप बनाओगे तो कैसे चलेगा, सुनना। इसको अगर आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे करोगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब बनाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव मोशन होता है, जो प्रोपागेशन होता है, वो कुछ ऐसे होता है। मतलब उनके पार्टिकल्स ऐसे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स का प्रोपागेशन जो होता है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपागेशन होता है पार्टिकल्स का, वो कुछ इस तरीके से होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स का जो प्रोपागेशन होता है ना, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ऐसे। मतलब उसके पार्टिकल्स ऐसे चलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स का अगर प्रोपागेशन देखा जाए तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स का प्रोपागेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक, दूसरी बात, इन दोनों को जब कंबाइन करके बनाओगे ना एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इनको कंबाइन करके जब बनाया जाएगा तो उनका प्रोपगेशन पता है कैसे चलेगा? देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, इनको एक साथ बनाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वाली कैसे चलेगी? मैग्नेटिक फील्ड वाली वाई एक्सिस के साथ में चलती है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ में कैसे बनाया जाता है पता है? ऐसे बनाना होता है इसको। ये होता है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब इनको वाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उनका प्रोपागेशन ऐसे होता है। बन जा भैया, काहे को? ये इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे वापस आएगा, फिर इस तरीके से वापस जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर प्रोपागेशन देखा जाए तो उनका प्रोपागेशन इसके परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, एकदम ठीक परपेंडिकुलर चलेगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर रहने वाला ही। ठीक है, इस तरीके से। मतलब जो लाल वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हरी वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपागेशन होता है वो कैसे होता है? ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे चलता रहता है, मतलब ऊपर की साइड में चलता रहता है और आगे बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऐसे ऊपर और आगे, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे नीचे और आगे बढ़ेगा, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन बढ़ेगा। जेड एक्सिस में, मतलब जेड एक्सिस कह सकते हो ऐसे सामने, जेड एक्सिस में और आगे बढ़ेगा। तो उनको जब एक साथ मिलाओगे ना तो दोनों ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे करते हुए दोनों आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उनका प्रोपगेशन बनाना हो तो इस तरीके से उनको ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक, ये दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो हमने एक तो फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी स्पीड से चलती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रेवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ इन वैक्यूम लिखते हैं। ठीक है, इन वैक्यूम, पहले वैक्यूम में पूछते हैं तो कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करता है। तो इन वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट की स्पीड आपको पता है, उसको सी से दिखाते हैं, उसका होता है वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है। ठीक है, एंड एक फॉर्मूला भी होता है इसका, C = 1/√μ0 ε0। ये इसका एक फॉर्मूला होता है आपके स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला होता है वैक्यूम में, C = 1/√μ0 ε0 करके। ठीक है, उसके बाद ये तो वैक्यूम के लिए हो गया।
अगर आपसे पूछा जाए किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, अगर आपसे किसी मीडियम में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, इन्हीं मीडियम में बता दो भैया, कैसे बताओगे? ठीक है, तो किसी मीडियम के लिए अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताना पड़े कि कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो इन मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो कैसे ट्रेवल करेगा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई म्यू करके, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, म्यू को फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है और म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस म्यू को ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई म्यू करके, किसी मीडियम में जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। एंड इसी के हिसाब से अगर एक और फॉर्मूला डिराइव करा जाए तो वो होता है, अच्छा म्यू का फॉर्मूला बता देता हूँ, उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर अपसाइलन आर, ये फॉर्मूला होता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करी जाए तो c डिवाइड बाई ये हो जाएगा म्यू आर एंड अपसाइलन आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वैक्यूम में स्पीड पूछी जाए तो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, या फिर उसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, ठीक है। मीडियम में पूछा जाए तो मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c डिवाइड बाई म्यू से ट्रेवल करती है, म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट म्यू आर अपसाइलन नॉट, जिसको कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद है, इस म्यू आर और अपसाइलन आर को कहा जाता है, म्यू आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, याद होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला था और ये मैग्नेटिक फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मीडियम में किस तरीके से चलता है और स्पीड ऑफ लाइट से, और वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम और मीडियम में किस तरीके से चलता है आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इनको नोट कर लो। तो आगे हम इनकी लास्ट है 5 हो गया ना, तो इसके बाद हम लोग इसके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी एनर्जी किस तरीके से डिफाइन करी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए निकालना होगा तो फर्स्ट चीज याद रखना, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालोगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है, एंड सेकेंड आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। और वो निकालने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशंस निकालोगे। कौन सी वाली इक्वेशंस, तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था, याद है, y इज इक्वल टू करके लिखा था a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी करके, ये आपके पास में एक वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस वेव इक्वेशन को लिखना होता है तो लिखा जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, साइन ए जो होता है बेसिकली एम्पलीट्यूड बताता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यू, इसको पीक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है, ये ले लो। एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेना है तो B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। बेसिकली ये इक्वेशन होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है। आगे जब डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को इसमें दिखाया जाता है म्यू ई से, इसमें एनर्जी डेंसिटी को दिखाया जाता है म्यू बी से, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और ये होता है एनर्जी डेंसिटी। इन सबका फॉर्मूला आपको डेराइव नहीं करना है, सिंपली आपको बस याद करना है डेराइव करके, क्योंकि आपको डेरिवेशंस नहीं करने हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखा जाए तो ये होता है म्यू बी इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई
या बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है म्यू बी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जानते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आगे ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, और इसकी ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, करके चेक करते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक टर्म याद है ईएमआई में हमने एक चीज पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था आई आर एम एस का, एन ई आर एम एस कह सकते हो, ऐसा वाला। सुनो, आई आर एम एस करते हैं। ठीक है, आई आर एम एस का एक फॉर्मूला पढ़ा था आई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 करके, याद है। सेम कंडीशन हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के भी पढ़ा था, ईएमएफ के लिए भी निकाला था, याद है। तो अगर सेम चीज अगर हम इस ई के लिए निकालें तो ई के लिए अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रूट 2, और हम मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर निकालना हो तो बी आर एम एस अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बी नॉट डिवाइड बाई रूट 2, सेम सेम ऐसे एग्जैक्ट फॉलो करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो अगर हम यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू इधर अगर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस अंडर रूट 2 एंड बी नॉट इज इक्वल टू बी आर एम एस अंडर रूट 2, ये आपको वैल्यू मिलेंगी। ठीक, सिंपल है। दोनों आपको यहाँ पे क्या पुटअप करना है, स्क्वायर अप पुटअप करना है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर, रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 हो जाएगा, एन साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, एन सिंप्लीफाई कर लेंगे ओमेगा म्यू नॉट म्यू ई को, तो ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, एन साइन स्क्वायर के एक्स माइनस का ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, चलो ये तो हो गया। एक चीज और, चलो ये ठीक है, हो गया आपके वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में निकालोगे तो म्यू बी क्या हो जाएगा भैया, बी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ठीक, सेम काम जब हम ये बी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे बी आर एम एस अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, एंड रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। तो आपको म्यू बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, बी आर एम एस का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइड बाई म्यू नॉट। ये वैल्यू आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये आपको वैल्यू मिलेंगी म्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डेंसिटी का, ठीक है, और ये मैग्नेटिक डेंसिटी का। अब इनके अगर एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाए, इन दोनों का अगर एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो एवरेज वैल्यू को अगर निकाला जाए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डेंसिटी की अगर एवरेज वैल्यू निकाले तो क्या मिलेगा, सुनना। इलेक्ट्रिक डेंसिटी की जब एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, साइन स्क्वायर है ना और साइन स्क्वायर दिख रहा है, इनका एवरेज निकाल लो, सबसे आसान काम। जब भी एवरेज निकालना ऐसे कंडीशंस में ना, साइन स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, याद कर लेना, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करें 1/2, इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट एवरेज निकालना हो तो साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर एंड 1/2 फॉर्मूला होता है आपके साइन स्क्वायर का, मतलब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डायरेक्ट, याद कर लेना। तो ये हो जाएगा सिंपली म्यू ई एवरेज, मतलब हम एवरेज पता है क्या निकाल रहे हैं, एवरेज डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो मिलेगा हमको एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी का। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अगर निकालें एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी, वो क्या होगा पता है, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 कर लेना, तो बी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा ये म्यू नॉट 2, और 1/2 करना है 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो म्यू बी एवरेज क्या हो जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी BRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो उनका एवरेज ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब इनका टोटल निकालना होगा, ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए सिंपल जानती हो क्या करना होगा आपको, सिंपली इनका टोटल निकालोगे, टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो म्यू ई और म्यू बी को ऐड कर लेना, सिंपल सा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ऐड करने से पहले याद रखना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो म्यू ई होता है और जो म्यू बी होता है भैया वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब याद रख लेना, ये तरीका बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इधर तो वैल्यू कुछ अलग अलग आई है ना, उनको जब कैलकुलेट करोगे वैल्यूज को पुटअप करके तो वैल्यूज हमेशा सेम सेम आती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडीशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंडीशन में म्यू ई और म्यू बी हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को पुटअप करके तब टोटल निकालना तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल निकालते हो, ठीक। तो ये था आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनसे आपको कुछ फॉर्मुलेज मिले हैं। तो फॉर्मुलेज में आपको याद कौन कौन से रखने भैया, आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये फॉर्मूले याद रखने, बाकी अगर नहीं याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। तो ये एनर्जी डेंसिटी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इनको नोट कर लो। तो फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। इनको नोट करने के लिए तो आप जानते हो, बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके जैसे भी आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलो, अगली जो टॉपिक है हमारी उसका बेसिकली नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब उसमें कई सारे लाइट्स मिलती हैं, कई सारी वेव्स मिलती हैं, तो उनको एक सिंपल बैंड्स के फॉर्म में लिखा जाता है, एक सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा जाता है, तो उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिनको उनकी वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड करा जाता है, कौन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है, कौन लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है, कौन हाईएस्ट वेवलेंथ वाला है, कौन लोवेस्ट वेवलेंथ वाला है, ऐसे करके उनको जब लिखा जाता है तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उनमें कौन कौन आपको वेव्स मिलेंगी उसकी बात अगर करी जाए तो उसमें आपको मिलेगा रेडियो वेव, ठीक है। फर्स्टली आपको मिलेगा रेडियो वेव, ठीक है। सेकेंड आपको मिलेगा माइक्रोवेव, ठीक, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद आपको मिलेगा इंफ्रारेड, इंफ्रा इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा विजिबल, विजिबल रे, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी रेज। उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद आपको मिलेंगे कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास में, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड लास्ट मिलेगा आपको कॉस्मिक। तो कॉस्मिक का तो कोई यूज नहीं है फिलहाल इधर। तो इनमें अगर देखा जाए, ठीक है, कौन हाईएस्ट वेवलेंथ का है, कौन लोएस्ट वेवलेंथ का है, तो इनको अगर इधर से चलोगे, इधर इस साइड में, ठीक है, तो इनका जो वेवलेंथ होता है, इनका जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ घटते जाता है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ इसका होता है, इधर हाईएस्ट मिलेगा, हाईएस्ट वेवलेंथ, इधर आपको लोएस्ट वेवलेंथ मिलेगा, लोएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। मतलब अगर आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाओगे तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी में और उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ती जाती है। अगर आप इधर से उधर जाओगे ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, साथ साथ में इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है,
ठीक है। तो अगर आपसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा जाए कि किसकी फ्रीक्वेंसी इनमें से ज्यादा होती है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो आपकी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेस की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस से बचना चाहिए। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आपको पार कर जाएंगे सीधे, अगर आपके पास आए ना तो छेद के पार कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी करते हैं ये रेस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा जाए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है भैया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो गामा रेस का है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको एक्स रेस का, फिर आओगे तो यूवी मिलेगा, फिर आओगे तो विजिबल मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको एनसॉन मिलते रहेगा। और इसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, लोएस्ट, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। ठीक है, रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रेडियो वेव्स एंड कह सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपकी यही होती है, जिनमें आपको डिफाइन करा जाता है कि रेडियो वेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव्स क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रेस एंड लास्ट होता है कॉस्मिक रेस। ठीक है, तो कॉस्मिक रेस तो आपके नहीं है, तो इन्हीं रेस के बारे में आपको पढ़ना रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया देता, अच्छा इनको नोट कर लो, तो फिर हम लोग हर एक वेव के बारे में ना थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनको नोट करो, तो हर एक वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी वेव कैसे जनरेट होती है, इनका वेवलेंथ कितना होता है। ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनको नोट करिए, तो उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स कैसे काम करती है, माइक्रोवेव्स कैसे काम करती हैं, और साथ साथ में इंफ्रारेड, मतलब जो सारी वेव्स हमने डिस्कस करी है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब कैसे काम करती है, कैसे जनरेट होती है, इनका वेवलेंथ कितना होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में कि रेडियो वेव्स कैसे जनरेट होता है। तो रेडियो वेव्स के जनरेशन के बारे में डिस्कस करें, तो रेडियो वेव किस तरीके से जनरेट होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, मतलब कंडक्टिंग वायर्स का मतलब होता है जब किसी वायर में, ठीक है, जब किसी वायर में चार्जेस फ्लो करते हैं या फिर करंट फ्लो करता है, तो उस टाइम पे जो चार्ज का मोशन होता है तो वो हमेशा बदलता रहता है, घटता रहता है। तो अगर एक्सेलरेशन मोशन में जब चार्जेस होंगे तो उस टाइम में किसी वायर में आपके रेडियो वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, दूसरी बात, इनके वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करें, तो इनका वेवलेंथ होता है 600 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक। ठीक है, 600 मीटर से 10 के पावर 2 मीटर तक इनका वेवलेंथ होता है। इनका यूज कहाँ कहाँ पे करा जाता है, तो भैया इनका यूज करा जाता है रेडियो एंड टेलीविजन में। ठीक है, रेडियो वेव से तो बेसिकली रेडियो देखा ही होगा आपने, रेडियो और टीवी में करा जाता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में करा जाता है, मतलब एस्ट्रोनॉमी का मतलब जानते हो कि अगर यहाँ से स्पेस में अगर आपको डिस्कस करना हो, कुछ कई चीजें बातें करनी हो, या फिर जो आपके स्पेस स्टेशन होते हैं वहां से जो सिग्नल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करना हो, तो वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी वाले जो लोग होते हैं वो अपना रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा एफएम ब्रॉडकास्ट में इनका यूज करा जाता है, मोबाइल्स में इनका सिंपली यूज करा जाता है। कौन किसका वेव्स का, रेडियो वेव्स का। ठीक है, अगली वेव जो हमारी होती है माइक्रोवेव, इनके अगर सोर्स के बारे में डिस्कस करना हो कि ये किस तरीके से जनरेट होता है, तो जो आपका माइक्रोवेव होता है वो जनरेट होता है ऑस्किलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक कैलिस्ट्रॉन गन डायोड्स। मतलब बेसिकली कहा जाए कि माइक्रोवेव किस तरीके से जनरेट करा जाता है, तो गन डायोड और कैलिस्ट्रॉन नाम का एक ट्यूब होता है। ठीक है, गन डायोड और कैलिस्ट्रॉन नाम का एक ट्यूब होता है, एक मशीन होता है जिसमें करंट को ऑस्किलेट करवाया जाता है, करंट को भेजा जाता है, जिससे ये माइक्रोवेव्स को तैयार करा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोवेव मतलब जिसमें बेकरी वकरी की दुकान में होता होगा, है ना, या फिर आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा जब सैंडविच वगैरह बनाते हैं या फिर पिज्जा उज्जा बनाना होता है, तो उसको एक वो आता है, माइक्रोवेव आता है, उसका नाम ही माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है उसको, उसमें रख के पिज्जा वगैरह बनाया जाता है, तो उसी से बनता है। मतलब वो जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव्स का यूज करा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसका वेवलेंथ क्या होता है, तो -1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻³ मीटर तक का इसका वेवलेंथ होता है माइक्रोवेव्स का। ठीक है, उसके बाद इनके यूज के बारे में डिस्कस करा जाए कि इनको किस तरीके से यूज करा जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज करा जाता है।
तो जो माइक्रोवेव्स होती है उनका यूज रडार सिस्टम में करा जाता है, ठीक है। रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मतलब एयरक्राफ्ट जो होता है हमारी बेसिकली जो लड़ाकू विमान होती हैं, ठीक है, उनके नेविगेशन सिस्टम में रडार के लिए ये माइक्रोवेव्स का यूज करा जाता है कि कोई सामने से कोई जहाज आ रही है कि नहीं आ रही, उसके पता करने के लिए या फिर सामने कुछ है या नहीं, तो उनका जो बेसिकली रडार सिस्टम होता है वो माइक्रोवेव्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में इसका यूज करा जाता है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो एक स्पेस स्टेशन में, ठीक है, वही वाली जो ये आपके एस्ट्रोनॉमी वाली थी, रेडियो से कम्युनिकेट करते हैं, तो रेडियो से कम्युनिकेट करना जाता है। और जियो स्टेशन एस्ट्रो सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, ठीक है, इनका यूज कराता है। सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन करना होता है, सैटेलाइट से जो आपको चीजें कलेक्ट करनी होती है, डाटा वगैरह, तो वहां पे इनका यूज करा जाता है माइक्रोवेव्स का, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज करा जाता है, जिसमें बेसिकली मैंने बताया सैंडविच वगैरह, पिज्जा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली वेव हमारी इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव के बारे में डिस्कस करना हो तो इंफ्रारेड जो होता है वो, उनको अगर कहाँ से जनरेट करा जाता है पूछा जाए, तो बेसिकली वो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से जनरेट होती है, ठीक है। बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हॉट बॉडी से जनरेट होती हैं, ठीक है। इसलिए हॉट बॉडी से जनरेट होने का मतलब हो जाएगा कि अगर जैसे आप गर्म ठंडी के टाइम पे आग वगैरह सेकते हो ना, ठीक है, तो वैसे इंफ्रारेड वेव जनरेट होती है, ठीक है। या फिर आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है, मोबाइल देखो आपको चलाते चलाते धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना, तो वैसे। अगली बात इनके वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करा जाए तो इनका जो वेवलेंथ होता है 10⁻³ से 10⁻⁶ मीटर का इनका वेवलेंथ होता है। इनका यूज कहाँ कहाँ पे करा जाता है भैया, तो पहला ग्रीन हाउस सिस्टम में, जो ग्रीन हाउस सिस्टम आपने देखा होगा जिसमें सब्जी वगैरह उगाई जाती है ना, फल पेड़ लगाया जाता है ढक के, पन्नी से उसको ढक के ऊपर से उसके अंदर गैसेस भरी जाती हैं, उसको वैसा टेम्परेचर दिया जाता है, उसमें वैसा माहौल बनाया जाता है कि जो पेड़ वगैरह है वो वैसे उसके अंदर तैयार हो सके, तो उसको ग्रीन हाउस सिस्टम कहा जाता है। उसके अंदर जो पेड़ वगैरह लगाते हैं उन पेड़ों को गर्म रखने के लिए, उनको वार्म रखने के लिए ये इंफ्रारेड वेव्स का यूज करा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, हेज फोटोग्राफी में इसका यूज करा जाता है। हेज फोटोग्राफी क्या होता है, तो हेज फोटोग्राफी का मतलब वही फोटो कैमरा, जो फोटो कैमरा नहीं आता फोटो खींचने वाला, तो उसमें जो पहले के टाइम पे जो झिल्ली वाली कैमरे आती थी जिसमें बेसिकली उसको रील कहा जाता है, उसमें यूज करा जाता था, ठीक है। उसके बाद रीडिंग सीक्रेट राइटिंग्स एंड एशियंट वॉल्स, तो जो पुरानी पुरानी दीवारें हैं जिनपे पुराने लोगों ने स्क्रिप्ट्स बनाई हैं, जिनको सीक्रेटली लिखा गया है, तो उनको चेक करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए इन इंफ्रारेड वेव्स का यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 वेव्स हो गए, इनको नोट करो। तो आगे हम लोग अल्ट्रा वायलेट वेव, विजिबल वेव्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनको नोट करिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे डिस्कस करेंगे विजिबल रेज क्या होती हैं, यूवी रेज एंड एक्स रेज, ठीक है। तो अगली जो टॉपिक हमारी विजिबल रेज की चौथी, जो फोर्थ पॉइंट हमारा, विजिबल रेज क्या होता है, ठीक है। तो अगर विजिबल रेज के सोर्स के बारे में डिस्कस करें तो विजिबल रेज का जो सोर्स होता है बेसिकली वो कहाँ से जनरेट होता है, तो रेडिएटेड बाई एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। विजिबल रेज जो होता है वो आयोनाइज्ड गैसेस से निकलती है बाहर, ठीक है। इनका वेवलेंथ कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर का इनका वेवलेंथ होता है। इनके यूजेस के बारे में बात करें तो इनका यूज कहाँ पे करा जाता है, विजिबल लाइट इमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट अबाउट द वर्ल्ड। बेसिकली विजिबल रेज पता है क्या क्या है, जो आपकी 7 लाइट्स आती है ना, याद है 7 लाइट्स कौन कौन सी होती है, विबग्योर, सिंपली विबग्योर वाली, विबग्योर, इन्हीं 7 लाइट्स को ही तो बोला जाता है विजिबल लाइट्स। तो यही जो विजिबल लाइट्स होती है जिसमें बेसिकली ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन्हीं को बोला जाता है विजिबल रेज, ठीक है, जो कि बेसिकली सन से मिलती है या फिर व्हाइट लाइट से इमिट होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये सन लाइट या फिर व्हाइट लाइट में कहा जाता है कि ये व्हाइट लाइट से मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका यूज बेसिकली हम लोग नॉर्मली कंडीशंस में देखने के यूज करते हैं। ये विजिबल रेज जो होती है इन्हीं की वजह से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। अगला यूवी रेज के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो सोर्स होता है सन। यूवी रेज मतलब इसको कहा जाता है बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज, याद है सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो हमारे स्किन को बहुत हार्म कर सकती हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। तो वो ओजोन लेयर जो होती है बेसिकली, ओजोन लेयर क्या करती है, वो
उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। इस अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर वहीं पे रोक लेती है, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और वो यूवी रेज हम लोग को हार्म नहीं कर पाती है। तो बेसिकली अगर यूवी रेज पूछा जाए कहाँ से आती है, तो सनलाइट में आती है, ठीक है। उसके बाद इनका वेवलेंथ कितना होता है, तो यूवी रेज का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक का होता है, ठीक है। इनका यूज कहाँ पे करा जाता है, तो इनका यूज करा जाता है फूड प्रिजर्वेशन में करा जा सकता है, ठीक है। यूवी रेज का फूड प्रिजर्वेशन में इनका यूज करा जा सकता है। उसके बाद स्टडी इन मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर में इनका यूज करा जा सकता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी इनका यूज करा जाता है यूवी रेज का, ठीक है। उसके बाद एक्सरेज की बात डिस्कस करें, तो एक्सरेज का सोर्स क्या होता है अगर पूछा जाए, तो एक्सरेज का जो सोर्स होता है, दिस इज द सोर्स बेसिकली किसी मेटल पे, जब किसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाया जाता है तो वहां से आपके एक्सरेज निकलती हैं। तो लिखा गया है सडन डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय ऑन ए मेटल टारगेट, मतलब किसी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मूव करवाया जाता है, उसमें से बाहर निकाला जाता है अचानक से, तो वहां से आपको एक्सरेज निकल के मिलती है। उसके बाद इनका वेवलेंथ पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर का इनका वेवलेंथ होता है। बेसिकली इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है, 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका यूज कहाँ-कहाँ पे करा जाता है, तो स्टडी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनका यूज करा जाता है उसकी स्टडी के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग डिटेक्शन फॉल्ट्स फ्लॉज होल्स इन मेटल्स, मतलब इंजीनियर लोग, जैसे आप लोग मान लो कोई कुछ लोहे का प्लेट वगैरह बनाया या कुछ तो बनाया उन्होंने, बड़ी-बड़ी चीजें बना दी, और उसके अंदर कभी कुछ जगह खाली बच जाए या फिर कुछ फ्लॉज आ जाए, तो उसको भरने के लिए एक्सरेज का यूज करा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोजिव डायमंड्स डिटेक्शंस में लिए, मतलब डायमंड्स कहीं पे है, कहीं पे एक्सप्लोजिव रखा गया है, तो उसका डिटेक्शन करना हो तो एक्स-रे से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इतनी हार्ड रेज़ होती है कि आपको आर-पार कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं इन हॉस्पिटल, याद है हॉस्पिटल्स में यूज़ करा जाता है फॉर चेकिंग बोन्स फ्रैक्चर, है ना? बोन के फ्रैक्चर को चेक करने के लिए एक्स-रे करवाया जाता है ना? एक्स-रे, ठीक है, तो वही वाला। एंड लास्ट हमारा होता है गामा रेज़। एक लास्ट रे है गामा रेज़, तो बेसिकली इसका सोर्स अगर पूछा जाए, गामा रेज़ का सोर्स क्या होता है? तो गामा रेज़ का अगर सोर्स पूछा जाए, भैया गामा रेज़ का जो सोर्स होता है, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन से बेसिकली ये जनरेट करे जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन पूरा लिखिए तो। न्यूक्लियर रिएक्शन, तो अगर गामा रेज के सोर्स के बारे में पूछा जाए तो भैया गामा रेज का सोर्स होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म है वेवलेंथ, तो इनका वेवलेंथ अगर पूछा जाए गामा रेज, ठीक है, गामा रेज के अगर वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करना हो तो इनका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻11 से 10⁻⁻14 मीटर तक, ठीक है। गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻⁻11 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक, मतलब वेवलेंथ जिसका जितना कम, फ्रिक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा, मतलब उसके आर पार करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। लास्ट इनका यूज कहाँ पे करा जाता है, तो बेसिकली इनका यूज करा जाता है रेडियो एक्टिव, या फिर एक चीज आती है रेडियो थेरेपी कहा जाता है, रेडियो थेरेपी क्योर, नाम सुना होगा आपने रेडियो थेरेपी क्योर। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कभी कभी ये गामा रेज को रेडियो थेरेपी क्योर के फॉर्म में यूज करा जाता है। उसके बाद एटॉमिक रिएक्शंस में करा जाता है, एटॉमिक रिएक्शंस, ठीक है। एटॉमिक रिएक्शंस करवानी हो, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हो और एटॉमिक रिएक्शंस करवानी हो, तो आप गामा रेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी थी रेज, और इन्हीं को कहा जाता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब इनको बेसिकली आप नोट कर लीजिएगा, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, अब वो खत्म हो गया। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो गए जो आपको पढ़ने थे, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।